हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से यानी सीपीसीबी की ओर से यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी ओर से यहाँ पर कुछ पोस्टें निकाली गई हैं दोस्तों, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है फॉर फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जा रही है वेरियस पोस्ट के लिए रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 अप्रैल से फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं और 28 अप्रैल 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही फिलअप करना है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, अभी मैं आपको आगे चलकर सारी डिटेल दूंगा। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट बी की पोस्ट है लेवल 10 के हिसाब से। पे मैट्रिक्स रहेगी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक आपकी जो रेंज है वो जा सकती है। एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 पोस्ट है। इस तरीके से अनरिजर्व में 10 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर साइंटिस्ट बी की 22 पोस्टें निकल कर आई हैं। 35 ईयर्स तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों, एक ही पोस्ट है और ये अनरिजर्व कैटेगरी में रखी गई है। इसके लिए 30 साल तक अपर एज लिमिट रखी गई है। फिर सीनियर टेक्नीशियन सुपरवाइज़र की पोस्ट है लेवल 7 के हिसाब से। यहाँ पर पे मैट्रिक्स रहेगा। 30 ईयर्स तक अगर आपकी एज आती है अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्टें हैं और 2 अनरिजर्व में ही ये रखी गई हैं। फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, 4 पोस्टें हैं। इसी तरीके से टेक्निकल सुपरवाइज़र की पोस्ट है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, असिस्टेंट की पोस्ट है, अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सीनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क। ठीक है, अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टोटल जो है 8 पोस्टें हैं जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रखी गई है। इसके लिए आपकी जो एज है 18 से 27 के बिटवीन होनी चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की यहाँ पर पोस्ट है, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व के लिए रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी एलडीसी की यहाँ पर पोस्ट है। और ये टोटल 5 पोस्टें 18 से 27 साल के बिटवीन आपकी एज आती है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट की भी पोस्ट है, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व में रखी गई है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर 3 पोस्टें। ठीक है, और जो 22 पोस्टें साइंटिस्ट बी की रखी गई है उसमें से 2 पोस्टें जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए, और 2 पोस्टें ऑफ द 2 पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए जो 22 पोस्टें टोटल साइंटिस्ट बी की हैं उसमें से 2 रिजर्व रहेंगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। अब यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशन भी देख लेते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज कितना क्या रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो 5 साल का एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में जो आते हैं उनको 13 साल का, पीडब्ल्यूडी SC ST में जो आते हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन, और इसी तरीके से फिर एक्स सर्विस मैन वालों को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितना क्या आपको रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों, कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं उसके इसके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह क्या रिक्वायर्ड रहेगा। तो जैसे साइंटिस्ट बी की यहाँ पर पोस्ट है तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, और इसी तरीके से प्रेफरेंशियल यहाँ पर रहेगा अगर मास्टर्स डिग्री आपने इंजीनियरिंग में की है तो, या फिर और में बताया गया है कि मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में की होनी चाहिए आपने। 3 पोस्ट है यहाँ पर। एनवायरमेंटल साइंस की 3 पोस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 2 पोस्ट है, और प्रेफरेंशियल इसमें रहेगा कि अगर नेट क्वालिफाई किया हुआ है, PhD आपने किया हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पर वेरियस पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो बताई गई है। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो LDC की पोस्ट है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन की ही देख लीजिए, जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसके लिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट करें, 12th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए आपने साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्या रहेगा, अगर आपकी डिग्री साइंस में है तो यहाँ पर ये डिज़ायरेबल रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पर एक तरह से प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर 12th के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए। टाइम आपको 10 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है इसके लिए 12th पास आप होने चाहिए, और आपकी जो स्पीड है दोस्तों वो यहाँ पर नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए फॉर डेटा एंट्री वर्क टू बी ascertained थ्रू स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है इसके लिए 12th पास आप होने चाहिए। डिक्टेशन 10 मिनट्स @80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर पर देखा जाएगा। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए भी 12th पास आपने साइंस में किया होना चाहिए दोस्तों। साइंस सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया होना चाहिए, और डिज़ायरेबल रहेगा अगर आपने डिग्री साइंस में की है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो वो डिज़ायरेबल रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर 10th अगर आपने साइंस से पास किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्की की बात करें दोस्तों, आपने 12वीं पास किया होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 35 मतलब टाइपिंग भी यहाँ पर देखी जाती है LDC के लिए, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी, या फिर हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हो कंप्यूटर पर तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपकी जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड वो आपकी होनी चाहिए। और 10 मिनट्स का आपको टाइम भी यहाँ पर दिया जाएगा जो है टाइप करने के लिए। फील्ड अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपने 10वीं पास किया होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं किया है साइंस से तो भी अप्लाई कर सकते हो। और रोबस्ट हेल्थ आपकी होनी चाहिए, और एबिलिटी टू स्विम होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब 10वीं पास जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीटास्किंग जो MTS की पोस्ट है इसके लिए भी अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ITI किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल या प्लम्बर में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं MTS की पोस्ट के लिए। All the candidates who are called for document verification will be required to produce relevant certificates, marksheet, all semesters। तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उनको सारी अपनी जो सर्टिफिकेट्स हैं जितने भी सेमेस्टर के जो मार्क्स कार्ड वगैरह हैं वो सारे आपको वहाँ पर ओरिजिनल जो हैं वो लेकर जाने पड़ेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप देखिए फ़ीस के बारे में बताया गया। द कैंडिडेट ऑफ ओनली इंडियन नेशनलिटी कैन अप्लाई, यानी भारत के जो भी नागरिक हैं वो यहाँ पर अगर एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट में यहाँ पे बताया गया है 2 आवर्स एग्ज़ाम के लिए जो टोटल चार्ज है वो 750 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी, 250 रुपये टेस्ट सेशन करेगा, टोटल 1000 रुपये हो जाता है। 1 आवर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर 350 रुपये की एग्ज़ाम फ़ीस है, प्लस 150 रुपये टेस्ट सेशन का रहेगा, तो 500 रुपये की यहाँ पर टोटल जो चार्ज है वो यहाँ पर लिया जाएगा। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन जो भी यहाँ पर अप्लाई करती हैं उनको किसी भी तरह की फ़ीस जो है वो यहाँ पर चार्ज नहीं की जाएगी। हाउएवर ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड, जबकि यहाँ पे बताया गया है कि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा टेस्ट सेशन का चार्ज 250 रुपये 2 आवर टेस्ट के लिए, और 150 रुपये 1 आवर मतलब 1 घंटे का जो टेस्ट रहेगा उसके लिए 150 रुपये का चार्ज रहेगा, और 2 घंटे का जो टेस्ट रहेगा उसके लिए 150 रुपये का चार्ज 1 घंटे के लिए, और 2 घंटे का जो टेस्ट रहेगा उसके लिए 250 रुपये का चार्ज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू पोस्ट द सेलेक्टेड कैंडिडेट एनीवेयर इन इंडिया, तो जो बोर्ड है उसके पास राइट है कि वो आपकी जो टू पोस्ट आपको कहीं पर भी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं काम करने के लिए।
एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स एंड सपोर्टिंग विद द तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे उनके बारे में बताया गया है कि आपको यहाँ पर स्कैंड जो आपकी सर्टिफिकेट्स है उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाओगे, जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाने हैं। लेकिन जब आप फॉर्म वगैरह फिल करोगे उस टाइम पर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी जो सर्टिफिकेट्स की है वो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर 28 तारीख को मैंने आपको बता ही दिया कि 28/4/2025 को जो है यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू एंश्योर बिफोर अप्लाइंग दैट दे possess essential qualification and experience for the post। the experience qualification जो एक्सपीरियंस रहेगा आपका, जो क्वालिफिकेशन आपकी है, जो एज है, वो यहाँ पर लास्ट डेट जो यहाँ पर 28/4/2025 जो लास्ट डेट फॉर्म की रखी गई है, इसी डेट को आपकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और जो एज है वो यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। नो TADA एंड अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग रिटन टेस्ट के लिए अगर आप जाते हो, स्किल ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, जब भी जैसे भी आपको ये बुलाते हैं, अगर आप यहाँ पर जाते हो जहाँ पर भी ये बुलाएंगे तो वो जो खर्चा आपको लगेगा, चाहे ट्रैवलिंग का खर्चा हो, चाहे वहाँ पर रहने का खर्चा हो, खाने का खर्चा हो, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार आप खुद से भी इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, और अगर आप सारी जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको आप फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद अगर आप विलिंग हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करता हूँ कि सारी चीज़ें ही आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।